तो आज हम शुरू करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट लाइनें एनसीईआरटी की जिन्हें हमें कवर करना है कम टाइम में, ज़्यादा लाइनें कवर करेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। चैप्टर काफ़ी अच्छा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहले मुझे लगता है कुछ इंपॉर्टेंट जो टर्म्स होती हैं वो पता होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर एक लाइन यहाँ लिखी हुई है कि द नेचर ऑफ दोज फैक्टर्स रेगुलेटिंग द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस वॉज नॉट क्लियर over the next 100 years. The nature of the putative genetic material was investigated, culminating in the realization that DNA deoxyribonucleic acid is the genetic material. Culminating का मतलब होता है कंक्लूडिंग, मतलब 100 साल से ज़्यादा लग गए हमें कंक्लूड करने में कि डीएनए ही है जो जेनेटिक मटेरियल है, और इसकी डिस्कवरी में कंक्लूड करने में हमें काफ़ी टाइम लग गया। ठीक है, कंक्लूड मतलब बिल्कुल स्पेसिफिक करने में टाइम लग गया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन लगती है मुझे, इसकी टर्म्स इंपॉर्टेंट लगती हैं। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर एनसीईआरटी कहती है कि आरएनए हैज़ एडिशनल रोल एज वेल, इट फंक्शंस एज अडेप्टर, स्ट्रक्चरल एंड इन सम केसेस एट अ कैटालिटिक रोल। जो आगे हम देख भी लेंगे, पर यहाँ पर जो है इन्होंने साथ में लिख दिया, तो एक बार चेक करना जरूरी है। मैं बस सारी इंपॉर्टेंट लाइनें कवर करता रहूँगा, एक बार आप अपनी एनसीईआरटी में उसको भी हाईलाइट कर चलना, और बहुतों की तो हाईलाइट होंगी पहले से ही। बहुत बड़ी बात है, बस इन्हीं को अपने को ध्यान रखना है, ज़्यादा डीप जाना नहीं है। ठीक है, टाइम कम है, जल्दी कवर करना है। फिर यहाँ पर इन्होंने आरएनए इंटरफेरेंस रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का लिंक दे दिया। इन्होंने बता दिया कि प्रोसेस ऑफ मेकिंग आरएनए फ्रॉम डीएनए या डीएनए से हम आरएनए बनाते हैं तो हम उसे बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से हम डीएनए बना रहे हैं तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, और द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस उसे बोलते हैं हम ट्रांसलेशन। यहाँ पर इतना ही था काफ़ी, बस। अब आगे चलते हैं। आगे कुछ है यहाँ पर ये डीएनए के बारे में, इसकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है इन्होंने कि द लेंथ ऑफ डीएनए इज यूजुअली डिफाइंड एज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स और अ पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड रिफर्ड टू एज बेस पेयर प्रेजेंट इन इट। ठीक है, आगे इन्होंने दिया है कि किस किस के पास कितने कितने न्यूक्लियोटाइड हैं या कितने बेस पेयर हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है बैक्टीरियोफेज, जिसे हम लैम्डा 174 भी कहते हैं। इसके पास न्यूक्लियोटाइड कितने हैं? 5386। याद रखने वाला डाटा है ये, 5386 न्यूक्लियोटाइड। और बैक्टीरियोफेज लैम्डा जो होता है उसके पास 48502 बेस पेयर। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर बेस पेयर हैं और यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एस्टेरिया कोलाई हैज़ अ 4.6 10⁶ बेस पेयर, और हेप्लॉइड कंटेंट ऑफ डीएनए हैज़ 3.3 10⁹ बेस पेयर। ठीक है, सब में बेस पेयर है, बस एक ही है जो बैक्टीरियोफेज 174, जिसके पास 5386 न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, और डीएनए से लॉन्ग पॉलीमर है। बस आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है? यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, व्हेन अ फॉस्फेट ग्रुप इज लिंक्ड टू द OH of 5' of carbon of a nucleoside through a phosphodiester linkage, a corresponding nucleotide or deoxynucleotide depending upon the type of sugar present is formed। ये बता रहा है न्यूक्लियोटाइड कब फॉर्म होता है? जब फॉस्फेट ऐड होता है 5 कार्बन पर OH से ड्यू टू फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर भी हमें ध्यान रखना है। डायग्राम बने हुए हैं जो एनसीईआरटी की काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो हमें ध्यान रखना है। ये डायग्राम है एनसीईआरटी का। चलो आगे चलते हैं। आगे क्या है? ये फॉस्फेट की म्यूरिटी दिखाता है एट 5' एंड ऑफ शुगर। ये कह रहा है कि फॉस्फेट की म्यूरिटी है 5' एंड ऑफ शुगर विच इज़ रिफर्ड टू एज 5 एंड ऑफ द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। द बैकबोन, ये भी इंपॉर्टेंट है। द बैकबोन ऑफ अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इज फॉर्म्ड ड्यू टू शुगर एंड फॉस्फेट एंड द नाइट्रोजीनस बेस लिंक्ड टू शुगर म्यूरिटी प्रोजेक्ट फ्रॉम द बैकबोन। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। द RNA एवरी न्यूक्लियोटाइड रेसिड्यू हैज़ एन एडिशनल OH ग्रुप प्रेजेंट एट 2' पोजिशन ऑफ द राइबोसोम्स। RNA में 2' पोजिशन पर राइबोज होता है, राइबोज। आल्सो इन RNA द यूरेसिल इज फाउंड टू एट द प्लेस ऑफ थाइमिन। यूरेसिल की पोजीशन मतलब थाइमिन की पोजीशन पर यूरेसिल होता है।
थायमिन का नाम भी है 5 मिथाइल यूरेसिल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ चुके हैं ये। और उसका अनदर नेम है थायमिन, बता दिया मैंने आपको। अब इसमें इंपॉर्टेंट है, पहले साइंटिस्ट आपके हैं फ्रेडरिक मिशर 1869, क्या नेम दिया था, न्यूक्लिन। और फिर यहाँ पर उन्होंने बताया कि ड्यू टू टेक्निकल लिमिटेशन इन आइसोलेटिंग सच एज लॉन्ग पॉलीमर इंटैक्ट द एल्यूसिडेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए रिमेन्स इल्यूसिव फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। एल्यूसिव मतलब बट डिफ़िकल्ट, वेरी डिफ़िकल्ट, मतलब उसका जो एल्यूडिफिकेशन था उसे बाहर निकालना बहुत वेरी डिफ़िकल्ट था, इसलिए उसका स्ट्रक्चर पता नहीं कर पाए थे वो। उसके बाद साइंटिस्ट आए 1953, जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। इन्होंने एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा, जो कि प्रोड्यूस किया था किसने, मॉरिस विल्किंस। किसने, मॉरिस विल्किंस एंड रोजेंड फ्रैंकलिन। फेमस डाटा था। उन्होंने उस पर एक डबल हेलिक्स मॉडल दिया है स्ट्रक्चर का, डीएनए स्ट्रक्चर का, जो कि वन ऑफ द हॉल मार्क्स, ये इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द हॉल मार्क्स ऑफ देयर प्रपोजिशन वॉज बेसिस पेयरिंग बिटवीन द टू स्ट्रैंड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। मैं यहाँ समझाऊंगा नहीं ज़्यादा कुछ, क्योंकि ज़्यादातर सबको पता है, समझाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ पढ़ चुके हैं, हमें सब आता है, कोई दिक्कत नहीं। बस हमें वो लाइनें याद करना है, रिपीट रखना है, वो लाइनें याद रखना है, वो डाटा जो बार बार पूछा जाता है, जो हम पूरी साल इंपॉर्टेंट लगाते हैं या उसको हाईलाइट करते रहते हैं, भटकते रहते हैं पर पढ़ते नहीं उसको, तो एक बार साथ में पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। उसके बाद दिस प्रपोजिशन वॉज आल्सो बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ अरविंद चारकाफ। ये जो प्रपोजिशन थी वो अरविंद चारकाफ ने भी ऑब्जर्व करी थी। इन्होंने बताया था रेशियो सेम होता है इनका, एडेनिन का थाइमिन और गुआनिन साइटोसिन 1 होता है, सबको पता है। इसकी यूनिक प्रॉपर्टी है, द बेस पेयरिंग कन्फर्स अ वेरी यूनिक प्रॉपर्टी टू द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स, they are said to be complemented to each other and therefore it has a sequence of base in one strand known as the sequence of other strand can be predicted। ये इसकी यूनिक प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये बाद में क्रिक ने प्रूव कर दी थी कि हाँ ये हमें पता हो चाहिए। इसके बाद आगे हम देखेंगे आरएनए वर्ल्ड में क्रिक ने समझाया बहुत बढ़िया करके। अच्छा, ये साइलेंट फीचर्स हैं डीएनए के, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी कुछ चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जैसे यहाँ देखते हैं हम, द टू चेन्स हैव एंटी पैरेलल पोलैरिटी। इट मीन्स इफ वन चेन हैज़ द पोलैरिटी 5' to 3', देन अदर चेन हैज़ द पोलैरिटी 3' to 5'। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, ठीक है। और ये इट इज़ मेड अप ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन वेयर द बैकबोन इज कॉन्स्टिट्यूट ऑफ सुगर एंड फॉस्फोर। आगे हम यहाँ देख चुके हैं, ठीक है, दोबारा रिपीट करते हैं चार्ट में। एंड द बेस इज प्रोजेक्ट इनसाइड, बेस प्रोजेक्टेड इनसाइड, बहुत याद रखना, बेस प्रोजेक्टेड इनसाइड, वो यहाँ लिख देते हैं आउटसाइड और गलत हो जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। और ये हमें याद रखना है कि ऑलवेज ए प्यूरिन कम्स अपोजिट टू अ पायरिबडीन। दिस इज जनरेट अप्रॉक्सीमेटली यूनिफॉर्म डिस्टेंस बिटवीन द टू स्ट्रैंड्स ऑफ द हेलिक्स। जब प्यूरिन पायरिबडीन के सामने आता है, अपोजिट में आता है, यही जनरेट करता है अप्रॉक्सीमेटली यूनिफॉर्म डिस्टेंस बिटवीन द टू स्ट्रैंड ऑफ द हेलिक्स, ठीक है। ये हमें याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है ये सब हमको पता है, हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमें सब आता है, हमें टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं, हमें सब आता है, बस हमें उसको रिपीट रखना है। चीज़ें भूल जाते हैं, स्किप कर जाते हैं, बस तभी दिक्कत होती है। अब आगे देखते हैं हम, राइट हैंडेड फैशन में क्या लिखा है इन्होंने, 2 चेन्स आर क्वाइड इन अ राइट हैंडेड फैशन। डीएनए की जो 2 चेन होती हैं वो राइट हैंड फैशन में होती हैं, उनकी जो पिच होती है 3.4 नैनोमीटर, ये डाटा है, ठीक है। सिंपल में बताया कि 1 बिलियन टर्म होती है, ये तो कोई दिक्कत नहीं, पता है सबको। द रफली कह सकते हैं हम 10 बेस पेयर इन ईच टर्म, एक टर्म में 10 बेस पेयर होती हैं। अच्छा, ये स्ट्रक्चर देख के जाना, ये जो गुआनिन और साइटोसिन है 3 बॉन्ड होते हैं इनके बीच में, और ये एडेनिन थाइमिन ये 2 बॉन्ड होते हैं बीच में। कई बार ये भी पूछ लेते हैं तो हम कंफ्यूज कर जाते हैं, फिर आता हमें ये भी है। और याद रखना, बेस पेयर येलो से एडेनिन है और ग्रीन से थाइमिन है, और यहाँ ऑरेंज से गुआनिन है, फिर साइटोसिन है। इसको उन्होंने बैकबोन में से फिट करके दिखाया है उन्होंने डीएनए के अंदर। फिर ये क्रिक आते हैं, क्रिक ने जो सेंट्रल डोगमा दिया था उसको डिस्कस करेंगे। पहले ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, 5th पॉइंट, ये क्या पॉइंट है अभी, पहले ये देखते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन अ बेस पेयर इन अ हेलिक्स इज अप्रॉक्सीमेटली 0.34 नैनोमीटर। जो बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस है वो 0.34 नैनोमीटर डिस्टेंस है, ठीक है। कुछ नहीं, बहुत सिंपल है, हमें ज़्यादातर आता है। अब हम देखते हैं 5th पॉइंट, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कन्फ्यूज करता है इसलिए इंपॉर्टेंट है। द प्लेन of one base pair stacks over the other in double helix, मतलब एक का प्लेन दूसरे पर स्टैक करता है ऐसे, ओवर द अदर
दिस इन एडिशन द हाइड्रोजन बॉन्ड कन्फर्स स्टेबिलिटी ऑफ द हेलिकल स्ट्रक्चर। यही 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 प्रूव करता है हाइड्रोजन बॉन्ड की स्टेबिलिटी ऑफ द हेलिकल स्ट्रक्चर। मतलब इस ही स्ट्रक्चर की वजह से और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये स्ट्रक्चर है जो कि स्टेबल होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे हमारे पास ये है कि इन्होंने बताया था कि फ्रांसिस क्रिक थे, उन्होंने प्रपोज किया था क्या, सेंट्रल डोगमा, जो कि पता है बहुत ही आसान चीज़ है। डीएनए से डीएनए बनता है रेप्लिकेशन से, और डीएनए से एमआरएनए बनता है ट्रांसक्रिप्शन से, और एमआरएनए से प्रोटीन बनती है ट्रांसलेशन से। और एक और स्टेप है जो हम आगे पढ़ेंगे यहाँ, ये है वो स्टेप। ये क्या स्टेप है कि इन सम वायरस ऑफ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज रिवर्स डायरेक्शन, दिस इज आरएनए टू डीएनए। इसको हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। एंजाइम यूज होता है इसमें, उसे हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको। समझ में क्या आया होगा याद ही करना है इसको लौट फिर के, बाकी पता सब कुछ है हमें। ये दिए हुआ है इन्होंने यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट लाइन लगती है मुझे। इफ द लेंथ ऑफ द डबल डीएनए डबल हेलिक्स इन अ टिपिकल मैमेलियन सेल is calculated simply by the multiplying the total number of base pair with distance between two consecutive base pair। मतलब हमें अगर टोटल कैलकुलेट करना है तो हम टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर विद की डिस्टेंस और साथ में दो कंसेक्यूटिव बेस पेयर की डिस्टेंस को मल्टीपल कर देंगे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड आ जाएंगे यहाँ से। ठीक है, सॉरी टोटल नंबर ऑफ लेंथ आ जाएगी उसकी डीएनए की, जो कि 2.2 मीटर होती है। ठीक है, सबको पता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेंथ ऑफ डीएनए इक्वलाई का डीएनए जो उसकी लेंथ इन्होंने दी 1.36 मिलीमीटर। तो हमें यहाँ पर क्वेश्चन में इसने पूछ लिया है कि कितने बेस पेयर होंगे। जाहिर सी बात है 4 इंटू 10⁻6 बेस पेयर होंगे, जो कि हमने पीछे पढ़ भी लिया यहाँ पर, आपको याद होगा यहाँ पर हमने पढ़ भी लिया। ठीक है, सब हो गया, कोई दिक्कत वाला। थोड़ा जल्दी चलते हैं, तेज़ चलते हैं थोड़ा। ये याद रखना न्यूक्लियोसोम, ये स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोसोम। इसमें क्या स्टोन ऑक्टामर है, ये उसका कोर है, उसमें सारी स्टोन एच सब लिपटी होती है चारों तरफ। बस H1 जो होती है, H1 जो कि उसमें रैप नहीं होती है, जो अलग से लगी होती है। बस ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ये इंपॉर्टेंट है कि इन प्रोकैरियोटिक सच एज ई कोलाई थ्रो दे डू नॉट हैव अ डिफाइंड न्यूक्लियस, द डीएनए इज नॉट स्कैटर्ड थ्रू आउट द सेल। डीएनए is being negatively charged is had with some protein that have positive charges in a region termed as nucleotide। ठीक है, यहाँ पर मैंने बता दिया कि डीएनए नेगेटिव होता है और जो कि पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन से रैप्ड होता है, और स्पेशली वो अमीनो एसिड होते हैं, पढ़ा भी हुआ आपने, स्टडीन आर्जिनिन स्टोन प्रोटीन होती है, वही उसको रैप करते हैं। यहाँ पर ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कंफ्यूज करती है क्योंकि इसलिए इंपॉर्टेंट है। ये इन प्रोकैरियोटिक सच एज ई कोलाई थ्रो दे डू नॉट हैव डिफाइंड न्यूक्लियस, उनका न्यूक्लियस डिफाइन नहीं होता है। तो द डीएनए इज नॉट स्कैटर्ड थ्रू आउट द सेल, तो डीएनए थ्रू आउट द सेल में स्कैटर्ड नहीं होता है। बस ये याद रखना है, डीएनए पूरी सेल में फैला हुआ नहीं होता है, क्योंकि न्यूक्लियस के पास दीवार नहीं होती है, वॉल नहीं होती है, इस वजह से डीएनए नॉट स्कैटर्ड थ्रू आउट द सेल। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहाँ पर हम सब लोगों को मिसकंसेप्शन होता है इसी स्टेटमेंट की वजह से होता है। काफ़ी क्वेश्चन में ये दिया होता है स्टेटमेंट में कि प्रोकैरियोटिक सेल में जब न्यूक्लियस के ऊपर वॉल नहीं है तो डीएनए फिर स्कैटर्ड होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये मिसकंसेप्शन को ख़त्म करता है ये स्टेटमेंट। यही स्टेटमेंट है जो मिसकंसेप्शन को ख़त्म करता है कि डीएनए स्कैटर्ड थ्रू आउट द सेल नहीं होता है, बावजूद इसके कि न्यूक्लियस के चारों तरफ एक डिफाइंड लेयर नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये कंफ्यूज करती है, इस वजह से मैं इसको इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। ठीक है, और इसके अंदर जो पॉजिटिवली चार्ज रीजन होता है इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड, इसको याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं आगे हम बताया जाएगा स्टोन के बारे में। द अबंडेंस ऑफ अमीनो एसिड रेसिड्यू विद चार्ज साइड चेन स्टोन आर रिच इन द बेसिक अमीनो एसिड्स। ये इंपॉर्टेंट है, रेसिड्यू लाइसिन और आर्जिनिन। ठीक है, अगली इंपॉर्टेंट लाइन है द नेगेटिवली चार्ज डीएनए इज रैप्ड अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टामर टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियोसोम्स। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। क्या इंपॉर्टेंट है? ये द नेगेटिवली चार्ज डीएनए इज रैप्ड अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टामर टू फॉर्म द स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियोसोम्स। और उसके बाद अगर हम देखेंगे एक और लाइन दी इन्होंने कि न्यूक्लियोसोम्स के पास 200 बेस पेयर होते हैं, कंटेन 200 बेस पेयर, ये एक डाटा है। और एक और पॉइंट है, न्यूक्लियोसोम कंस्टिट्यूइंग द रिपीटिंग यूनिट ऑफ द स्ट्रक्चर इज न्यूक्लियस इज कॉल्ड क्रोमैटिन।
ये एक पूरा होल पैक है स्टेटमेंट का, 3 स्टेटमेंट है इसमें, होल पैक है, इसको आपको समझ लेना है, याद कर लेना है, इसको याद ही करना है, आखिरी बस यही है कि याद करना है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इसको याद रखना, ब्रीड ऑफ स्ट्रिंग्स है, ये न्यूक्लियोसोम्स हो गया, सेंट्रल डोग्मा हो गया हमारा, सारे हम वो कवर कर चलेंगे स्ट्रक्चर हमारे, ठीक है। अब अगली स्टेटमेंट क्या है, नॉन स्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, ये क्या होती है, ये टिपिकली न्यूक्लियस में होती है, सम रीजन ऑफ क्रोमेटिन आर लूजली पैक्ड एंड स्ट्रेन लाइट, दे रिफर टू एज ए यू क्रोमेटिन। नॉन स्टोन क्रोमेटिन में आते हैं, क्रोमोसोम में हमारे आते हैं यू क्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन। यू क्रोमेटिन जो होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं, लाइट स्टैंड होते हैं, जल्दी खुल जाते हैं, इसमें एनर्जी कम लगती है हमें, इसलिए हम इसे बोलते हैं एक्टिव। और जो हेट्रोक्रोमेटिन होते हैं वो हम उसे बोलते हैं इनएक्टिव, क्योंकि वो देर में खुलते हैं। यू क्रोमेटिन इज सेड टू बी ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट आ गया, क्योंकि ये लूजली पैक्ड होते हैं, जल्दी खुल जाते हैं। और हेट्रोक्रोमेटिन क्या होते हैं, इनएक्टिव होते हैं, हमें याद रखना है बस, ठीक है। सबसे पहले जो सर्च क्वेस्ट टू डिटरमाइन जेनेटिक मटेरियल, जो क्वेस्ट जागी थी वो 1926 में, उसके बाद ग्रिफिथ साइंटिस्ट आए 1928 में ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के साथ। कुछ स्टेटमेंट यहाँ पर है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये स्टेटमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये वाली स्टेटमेंट इनसे क्वेश्चन बन जाता है, बस हमें इसको याद रखना है, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही आसान है। इन्होंने क्या लिया था, इन्होंने लिया था स्टेप्टोकोकस निमोनियाई, निमोनियोकोकस उसका एक और नाम है, बैक्टीरिया है। इन्होंने क्या लिया था, इन्होंने लिया था सम प्रोड्यूस स्मूथी साइनी कॉलोनीज, इन्होंने बैक्टीरिया में जब ग्रो कराया तो सम प्रोड्यूस स्मूथी साइनी कॉलोनीज फाइल अदर प्रोड्यूस रफ कॉलोनीज, जैसे उन्होंने आर नाम दिया, आर से रफ और एस से स्मूथ। दिस इज बिकॉज द एस स्ट्रेन बैक्टीरिया हैव अ म्यूकस पॉलीसेक्राइड कोट, पॉलीसेक्राइड की कोट होती है चारों तरफ, उसके चारों तरफ, इसलिए हम उसे बोलते हैं स्मूथ बैक्टीरिया। वाइल आर स्ट्रेन डज नॉट, आर स्ट्रेन क्या होता है, रफ होता है, उसके ऊपर लेयर नहीं होती है, इसलिए हम उसे बोलते हैं रफ आर, ठीक है। और एस के पास कौन सी लेयर होती है, पॉलीसेक्राइड की कोट होती है, म्यूकस पॉलीसेक्राइड कोट, ठीक है। तो माइस इन्फेक्टेड विद द एस स्ट्रेन वायरुलेंट डाई फ्रॉम निमोनिया इन्फेक्शन, बट माइस इन्फेक्टेड विद द आर स्ट्रेन डू नॉट डेवलप निमोनिया। आर स्ट्रेन से हमने इन्फेक्ट कराया तो निमोनिया डेवलप नहीं कर पाया, क्योंकि उसके चारों तरफ लेयर नहीं है, वो मर जाता है। लेकिन एस स्ट्रेन क्या करता है, वायरुलेंट है, उसकी वजह से निमोनिया होता है, वो मर जाता है। यहाँ पर उनको कुछ कंक्लूजन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे बन जाते हैं क्वेश्चन। एस स्ट्रेन इंजेक्ट माइस, माइस डाई, आर स्ट्रेन इंजेक्ट माइस, माइस लिव। उसके बाद हमने क्या किया, ग्रिफिथ ने क्या किया, ही ऑब्जर्व दैट हीट किल्ड एज स्ट्रेन बैक्टीरिया इंजेक्टेड इनटू माइस डिड नॉट किल। अगर हम एज स्ट्रेन को हीट किल्ड कर देते हैं तो उसके अंदर का जो बैक्टीरिया है वो मर जाता है, और इंजेक्ट इनटू माइस, जब उसे हम माइस में इंसर्ट कराते हैं तो माइस जिंदा रहता है, माइस नहीं मरता है। लेकिन इन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया, ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट, तो ये वाला एक्सपेरिमेंट, ये वाला लास्ट वाला, एस स्ट्रेन हीट किल्ड, जो पहले एस स्ट्रेन हीट किल्ड था जिससे माइस बच रहा था, उसको इन्होंने आर स्ट्रेन लिव, इन दोनों केस में अगर हम सेपरेटली कराएंगे तो माइस बच रहा है, मतलब माइस लिव है, मतलब जी रहा है माइस। तो लेकिन हम जब इन दोनों को साथ में लेते हैं और माइस के साथ इंजेक्ट कराते हैं, देन माइस डाई। यही सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर माइस डाई हो रहा है। यहाँ पर ग्रिफिथ साहब का दिमाग खटका, उन्होंने यहाँ से एक ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दे दिया हमें। इन्होंने क्या बताया, यहाँ पर ये इंजेक्टिंग अ मिक्सचर ऑफ हीट किल्ड एस एंड लिव आर बैक्टीरिया, द माइस डाइड, मोर एवर ही रिकवर्ड लिविंग एस बैक्टीरिया फ्रॉम द डेड माइस। मतलब कुछ ऐसा है जो एस स्ट्रेन के अंदर जो मर गया था वो ट्रांसफॉर्म हो गया, ये ट्रांसफॉर्म बाय द हीट किल्ड एस स्ट्रेन bacteria. Some transforming principle transformed from the heat killed S strain had enabled to the R strain to synthesize a smoothie polysaccharide coat and become virulent. यहीं से हमें पता लगा कुछ ऐसा है जो ट्रांसफॉर्म हो रहा है जिसकी वजह से वो नहीं मर रहा है और उसको माइस को क्या कर रहा है, डेड कर दे रहा है, खुद नहीं मर रहा है, माइस को डेड कर दे रहा है। यहाँ पर सबसे पहले इंपॉर्टेंट यही है कि प्रायर टू द वर्क ऑफ ओस्वाल्ड एवरी, कॉलिन मैकलियोड एंड मैकाइलन मैकॉर्डी, 1933 से 1934 इनकी डेट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो इनके समय में बात चल रही थी उस समय जेनेटिक मटेरियल वॉज थ्राउट टू बी प्रोटीन, जेनेटिक मटेरियल को हम प्रोटीन माना करते थे। इनके वर्क के बाद हमें पता लगा कि डीएनए भी प्रोटीन हो सकता है। डीएनए इन्होंने क्या किया, इन्होंने 3 एंजाइम लिए थे, प्रोटीएज, डीएनएज और आरएनएज, तीनों को अलग अलग
उसमें टेस्ट ट्यूब में उन्होंने क्या किया था, पोर करके और एक्सपेरिमेंट किए थे, सेंट्रीफ्यूज किया था। तो उन्होंने देखा कि इन्होंने जब पहले आरएनए को डाला तो तब भी ट्रांसफॉर्म हुआ, इन्होंने जब प्रोटीएज को डाला तब भी ट्रांसफॉर्म हुआ, इन्होंने जब डीएनएज को डाला तब ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ, क्योंकि उसने डीएनए को किल कर दिया, डीएनए को काट दिया। ये क्या एंजाइम के होते हैं, वो ख़त्म कर देते हैं अपने रेस्पेक्टिव मॉलिक्यूल्स को। ठीक है, तो यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट है, ये डाइजेशन विद डीएनएज डिड इनहिबिशन ट्रांसफॉर्मेशन, ये डाइजेशन विद डीएनएज डिड इनहिबिट ट्रांसफॉर्मेशन, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, अब यहाँ पर एनसीईआरटी बहुत ही छोटा सा लेकिन प्यारा सा सवाल पूछती है, डीएनएज और डीएनएज इसमें डिफरेंस क्या है। डीएनएज क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, और डीएनएज क्या है, एंजाइम। अब चलते हैं आगे, जेनेटिक मटेरियल इन डीएनए। सबसे पहले इसमें इंपॉर्टेंट है, सबसे ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेज, 1952 इनकी डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 1952। यहाँ याद रखना एक डेट और है 1953, ये वाली डेट, जो जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक 1953 जिन्होंने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था, ये डेट इंपॉर्टेंट है। और इसके एक साल पहले की डेट जो है अल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेज 1952, इन्होंने वर्क किया था विद वायरस के साथ डेट इन्फेक्ट बैक्टीरिया कॉल्ड बैक्टीरियोफेज। इनके एक्सपेरिमेंट को समझना बहुत ज़रूरी है, काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं इनके एक्सपेरिमेंट से। क्या ये वायरस ग्रोन इन द प्रेजेंस ऑफ रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस, पहले इन्होंने रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस लिया। तो मैं सब आता है, मैं समझाना कुछ नहीं चाहता हूँ, बस एनसीईआरटी की लाइनों को याद रखना, ठीक है, समझाने का टाइम नहीं है अब। ठीक है, वायरस इज ग्रोन इन द प्रेजेंस ऑफ रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस कंटेन्ड रेडियो एक्टिविटी डीएनए बट नॉट रेडियो एक्टिव प्रोटीन। ठीक है, बिकॉज डीएनए कंटेन फॉस्फोरस बट प्रोटीन डज नॉट, डीएनए में फॉस्फोरस होता है लेकिन प्रोटीन में फॉस्फोरस नहीं होता है, इसलिए अगर आप फॉस्फोरस डालोगे तो डीएनए निकल के आएगा, रेडियोएक्टिव डीएनए उसमें सेंट्रीफ्यूज में निकल के आएगा। ठीक है, सिमिलरली वायरस ग्रोन ऑन रेडियोएक्टिव सल्फर कंटेन रेडियोएक्टिव प्रोटीन बट नॉट रेडियोएक्टिव डीएनए, जो वायरस ग्रो करते हैं रेडियोएक्टिव सल्फर पे, उसमें रेडियोएक्टिव क्या होती है, प्रोटीन होती है, बट नॉट रेडियोएक्टिव डीएनए, बिकॉज डीएनए डज नॉट कंटेन सल्फर, डीएनए के पास फॉस्फोरस होता है, सल्फर नहीं होता है। ठीक है, यहाँ तक कवर हो चुका है, अब चलते हैं आगे, टाइम कम है। यहाँ पर छोटी सी ट्रिक मैंने बनाई थी, P32 जो इन्होंने लिया था, फास्फोरस 32 लिया था, उसका मतलब प्रोटीन नहीं है, याद रखना, P से प्रोटीन नहीं है, P से प्रोटीन नहीं है, P से डीएनए है। जब फास्फोरस का इन्होंने सेंट्रीफ्यूज किया तो इन्हें डीएनए मिला, जब सल्फर का इन्होंने सेंट्रीफ्यूज किया तो इन्हें प्रोटीन मिला। याद रखने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं, द वायरल कोट वर रिमूव फ्रॉम द बैक्टीरिया बाय द एगिएटिंग दैम इन ब्लेंडर, मतलब वायरल कोट को रिमूव किया गया बैक्टीरिया से बाई एगिएटिंग दैम इन ब्लेंडर। द वायरस पार्टिकल वाज सेपरेटेड फ्रॉम द बैक्टीरिया बाई स्पिनिंग दैम इनटू इन अ सेंट्रीफ्यूज, जो वायरस पार्टिकल थे उन्हें सेपरेट किया गया था बाई स्पिनिंग दैम, सेंट्रीफ्यूज में स्पिन करके। ठीक है, अगली इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगती है मुझे, ये है, ये वाली, द बैक्टीरिया दैट वर इन्फेक्टेड विद वायरसेस दैट हैड रेडियो एक्टिव प्रोटीन बट नॉट रेडियो एक्टिव। ये लिखा है, बैक्टीरिया दैट वर इन्फेक्टेड विद वायरसेस, जो वायरस से इन्फेक्टेड हो रहे हैं, दैट हैड रेडियो एक्टिव प्रोटीन, जिनके पास रेडियो एक्टिव प्रोटीन है, वर नॉट रेडियो एक्टिव, वो खुद रेडियो एक्टिव नहीं है। ठीक है, डीएनए इज देयरफॉर फॉर जेनेटिक मटेरियल दैट पास फ्रॉम वायरस टू बैक्टीरिया। यहाँ से इस एक्सपेरिमेंट से कंफर्म हो गया कि डीएनए ही था जेनेटिक मटेरियल जो पास हुआ था वायरस टू बैक्टीरिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन चल रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब कवर चल रहा है। आगे चलते हैं, इनके एक्सपेरिमेंट को स्टेप हैं, इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग, सेंट्रिफिकेशन। ठीक है, और यहाँ पर उन्होंने सब कुछ दिखा दिया, इस टाइम को ध्यान रखना। अब आगे चलते हैं, अब हमारे पास जो लाइन है, प्रोटीन वर्सेस डीएनए एज द जेनेटिक मटेरियल। अब जंग चल रही है प्रोटीन में और डीएनए में, कौन जेनेटिक मटेरियल है, वॉज अनइक्विवकली रिजॉल्व्ड फ्रॉम हर्शे चेज एक्सपेरिमेंट। ये जो एक्सपेरिमेंट था हर्शे चेज का, इससे अनइक्विवकली प्रूव हो गया कि डीएनए ही जो है वो जेनेटिक मटेरियल है। ये लिखा है, इन सम वायरसेस, ये वर्ड लाइन है, इन सम वायरसेस आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, फॉर एग्जांपल टोबैको मोज़ेक वायरस एंड क्यूबी बैक्टीरियोफेज वायरस। ये दो एग्जांपल दिए हुए हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इन दो बैक्टीरियोफेज वायरस में और टोबैको मोज़ेक वायरस में आरएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, ये कुछ स्टेटमेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, हमें याद ही होना चाहिए, कोई और रास्ता है नहीं इसका दूसरा, जो फुलफिल करती हैं कि वो मॉलिक्यूल, जो भी मॉलिक्यूल्स है वो एक अच्छा जेनेटिक मटेरियल होगा। तो उसकी कुछ रीजंस हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट हैं, क्या क्या उसकी क्वालिफिकेशन है।
इट शुड बी एबल टू जनरेट रेप्लीकेशन, सबको पता होती है, जिसमें कन्फ्यूजन होगी मैं बता रहा हूँ कौन सी है वो। इट शुड बी स्टेबल केमिकली एंड स्ट्रक्चरली, ये सबको पता होती है। इट शुड प्रोवाइड द स्कोप फॉर स्लो चेंज म्यूटेशन डेट आर रिक्वायर्ड फॉर एवोल्यूशन, मतलब स्टेबल हो और उसमें म्यूटेशन हल्के हो, जैसे डीएनए में होती है, आरएनए में म्यूटेशन बहुत फास्ट होती है। इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द मेंडेलियन कैरेक्टर, और हम उसे मेंडेलियन कैरेक्टर के हिसाब से एक्सप्रेस कर सकें, ठीक है। अगला है सच एज प्रोटीन फेल टू फुलफिल फर्स्ट क्राइटेरिया, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन पहले क्राइटेरिया को ही फुलफिल नहीं कर पाया इसलिए वो गेम से बाहर हो गया। फिर ये इंपॉर्टेंट लाइन है, स्टेबिलिटी एज वन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल वॉज वेरी एविडेंट इन ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इट सेड दैट हीट which killed the bacteria at least did not destroy some of the properties of genetic material, मतलब जो हीट से जो बैक्टीरिया किल हो रहा था वो जेनेटिक मटेरियल की सब प्रॉपर्टी को ख़त्म नहीं कर पा रहा था। इस वजह से जब हमने आर स्ट्रेन डाला उसमें जो लिव था, जो लिविंग आर स्ट्रेन था, उसमें वो छोटा सा जो पार्टिकल था जो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ था वो ट्रांसफॉर्म हो गया, और जो ट्रांसफॉर्म हो गया वो इंजेक्ट कर दिया हमने माइस में, जिससे माइस डेड हो गया, ठीक है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, कोई याद रखना, पढ़ लेना इसको कोई बात, ठीक है, इससे अपने आप याद जाएगी, ठीक है। फर्दर 2 डिग्री पर OH ग्रुप प्रेजेंट एट एवरी न्यूक्लियोटाइड इन RNA इज अ रिएक्टिव ग्रुप एंड मेक्स RNA लबाइल एंड इजीली डिग्रेडेबल, मतलब RNA पर जो 2 डिग्री पर OH प्रेजेंट होता है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है RNA, इसी वजह से DNA डेवलप हुआ था, आगे हम पढ़ेंगे RNA वर्ल्ड में DNA डेवलप हुआ था इस वजह से, जो कि 2' पर H था, जिसकी वजह से वो स्टेबल था और नॉट इजीली डिग्रेडेबल, ठीक है। अगली लाइन जो इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट द प्रेजेंस ऑफ थायमिन एट द प्लेस ऑफ यूरेसिल आल्सो कन्फर्म्स एडिशनल स्टेबिलिटी टू डीएनए, यूरेसिल की जगह पर जब थायमिन आया इससे एडिशनल स्टेबिलिटी मिली किसको, डीएनए को, ठीक है। अगली लाइन हम चलते हैं, बोथ डीएनए एंड आरएनए आर एबल टू म्यूटेट, इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा सबको पता होता है, एनसीईआरटी की लाइन है, बस ध्यान रखना। आरएनए कैन डायरेक्टली कोड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, हैंस कैन इजीली एक्सप्रेस द कैरेक्टर, ठीक है, सिंपल है, पता है आपको। द प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी इज इवॉल्व्ड अराउंड आरएनए, जो प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये सब आरएनए के अराउंड ही डेवलप हुए हैं, ये आगे हम पढ़ेंगे आरएनए वर्ल्ड में। डीएनए भी मोर स्टेबल इज प्रिफर्ड फॉर स्टोरेज जेनेटिक मटेरियल इन्फॉर्मेशन, फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आरएनए इज बेटर, मतलब स्टोर करने के लिए डीएनए बेटर है और ट्रांसमिशन करने के लिए जेनेटिक मटेरियल आरएनए बेटर है, बहुत ही सिंपल है, पता है। इस स्ट्रक्चर को ध्यान से याद रखना, ये क्या है, वॉटसन क्रिक का मॉडल है, किसका मॉडल है ये, वॉटसन क्रिक का मॉडल है फॉर सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन, जबकि सेमी कंजर्वेटिव पर एक्सपेरिमेंट किया था किन्होंने, मैथ्यू मेसेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टॉल 1958 में, बट यहाँ पर जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो डाटा किसका दिया हुआ है, वॉटसन क्रिक का मॉडल, ठीक है, क्योंकि इन्होंने पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था, और उनके जो शब्द हैं क्रिक साहब के, उन्हें सुन लेते हैं, वो कहते हैं इट हैज़ नॉट स्केप्ड आवर नोटिस, ये स्केप नहीं करा हमारे नोटिस से, दैट द स्पेसिफिक पेयरिंग वाज हैव पोस्टुलेटेड इमीडिएटली सजेस्ट अ पॉसिबल कॉपिंग मैकेनिज्म फ्रॉम जेनेटिक मटेरियल, मतलब जो हम इसकी पोस्टुलेट से कर रहे हैं उससे हमें ये भी सजेस्ट हो जाता है कि ये आपस में कनेक्ट करके एक नई कॉपी बना लेता है अपनी, ठीक है, इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन। आगे पढ़ेंगे, पहले हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट लाइन आरएनए वर्ल्ड में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये कहते हैं केमिकल एवोल्यूशन, बट ब्रीफली वी शैल हाईलाइटेड सम ऑफ द फैक्ट एंड पॉइंट्स। केमिकल एवोल्यूशन की जो डिटेल दी हुई है वो आपकी एवोल्यूशन में है, इसकी डेफिनेशन 2 जगह दी हुई है, जब हम वो चैप्टर पढ़ेंगे जल्दी तब हम ये भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। आरएनए वॉज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, बिल्कुल बाय डिफॉल्ट क्लियर हो गया, आरएनए क्या है, फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, सच एज मेटाबॉलिज्म, ट्रांसलेशन, स्लाइसिंग, ये सब इवॉल्व्ड अराउंड आरएनए, ये इंपॉर्टेंट है। ये जेनेटिक मटेरियल एज वेल एज अ कैटलिस्ट, ये आरएनए जो है जेनेटिक मटेरियल भी है, कैटलिस्ट भी है, अडेप्टर भी है, काफ़ी सारे काम करता है, ठीक है। देयरफॉर डीएनए हैज़ इवॉल्व्ड फ्रॉम आरएनए विद केमिकल मॉडिफिकेशन दैट मेक इट मोर स्टेबल, हमें मोर स्टेबल चाहिए था जिसमें म्यूटेशन स्लो हो, इसलिए हमने डीएनए को इवॉल्व किया, किससे, आरएनए से, ठीक है। अब चलते हैं रेप्लिकेशन, ये मैंने पढ़ा दिया आपको। सेमी कंजर्वेटिव का आइडिया जो था वो वॉटसन क्रिक ने दे दिया था, लेकिन एक्सपेरिमेंटली प्रूव करा गया बाई किस पर इस वॉज फर्स्ट शोन इन एस्चेरियाई कोलाई, मतलब ई कोलाई पर सबसे पहले ये एक्सपेरिमेंट करा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। और क्यों किया था एक्सपेरिमेंट, मैथ्यू मेसेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टॉल ने 1958 में, इन्होंने मीडियम कंटेंट किया था अमोनियम क्लोराइड, N15 जो था वो हैवी आइसोटोप था और N14 जो था वो लाइट आइसोटोप था। पर याद रखने वाली बात क्या है कि N15 इज़ नॉट अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप,
कोई सा भी आइसोटोप जो लिया था उन्होंने वो रेडियोएक्टिव नहीं था। और प्रोसेस इन्होंने डीएनए सेंट्रीफ्यूगेशन किया था, जिसमें उन्होंने ली थी सीजियम क्लोराइड की डेंसिटी, ठीक है। और यहाँ पर जो फोर्स लग रहा था इस पर, वो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था, ठीक है। उसकी वजह से ये क्या हो रहे थे, सेपरेट हो रहे थे। बस ये भी इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे इसमें पूछा है ना कौन सा फोर्स लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कौन सा फोर्स लग रहा है। अब आगे चलते हैं कि हर 20 मिनट में डिवाइड करती है, बिल्कुल सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है, ये सब हमें पता है, कोई ऐसा खास समझने वाली बात नहीं है। ये है समझने वाली बात आई हमारे पास, टेलर एंड हिज कलीग्स इन 1958, उसी साल में जिस साल मैथ्यू मसल्सन और फ्लैंग स्टाल वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उसी साल टेलर जो थे अपने कलीग के साथ एक्सपेरिमेंट कर रही थी 1958 पर, किस पर, बिसिया फावा बीन्स। और इन्होंने यूज़ किया था एक्सपेरिमेंट में अपने यूजिंग ऑफ रेडियो एक्टिव थाइमिटीन। कौन सा, रेडियो एक्टिव थाइमिटीन, ठीक है। अभी इम्पोर्टेंट है हमारे पास कुछ कि जो ह्यूमन का डिप्लॉयड कंटेंट ऑफ 6.6 10⁻9 बेस पर होता है। इक्वलाई का हमने कई बार पढ़ लिया है, याद हो गया होगा अब तो। यहाँ पर जो एवरेज रेट है पॉलीमराइजेशन ऑफ डीएनए पॉलीमरेज की, वो अप्रॉक्सीमेटली है 2000 बेस पेयर पर सेकेंड। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना, ठीक है। आगे हम देखेंगे दिस पॉलीमरेज हैज़ टू बी फास्ट, ये बहुत ज़्यादा फास्ट है, ठीक है। और इसकी हाई डिग्री है ऑफ एक्यूरेसी, मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट काम करता है, ठीक है। साथ साथ चेक करता चलता है उसको। ये देखो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड, ये इंपॉर्टेंट लाइन है काफ़ी। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्रायोफॉस्फेट सर्व डबल पर्पस, ये दो काम करता है। इन एडिशन टू एक्टिंग सब्सट्रेट भी ऐड करता है। दे प्रोवाइड एनर्जी फॉर पॉलीमराइजेशन के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। यहाँ तक इंपॉर्टेंट था। अब आगे चलते हैं। हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी प्रोवाइड करता है और हाई एंजाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन, हमें इसके लिए हाई एनर्जी चाहिए और एक्यूरेसी अच्छी चाहिए, तो डीएनए पॉलीमरेज सब काम करता है, ठीक है। बट डीएनए कैन नॉट बी सेपरेट इन इट्स इंटायर लेंथ, मतलब हम उसे एक बार में सेपरेट नहीं कर सकते क्योंकि वेरी हाई एनर्जी चाहिए इसके लिए हमें, और इतनी एनर्जी हमें होती नहीं है सेल में। तो हम क्या करते हैं, रेप्लिकेशन फॉर्क बनाते हैं। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कैटलाइज पॉलीमराइजेशन ओनली इन वन डायरेक्शन, इस वजह से हमें प्राइमर की भी ज़रूरत पड़ती है। जो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज होता है वो सिर्फ एक डायरेक्शन में काम करता है, 5' से 3'। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्शन तक पूछी जाती है पेपर में, हम भूल जाते हैं, स्किप कर जाती है, कोई हमारे दिमाग से स्किप कर जाती है। इसलिए कहता हूँ बार बार पढ़ते रहो, बस कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं, बस बार पढ़ेंगे याद रहेगा। तो जो कंटिन्यूस स्ट्रैंड होता है वो होता है 5' से 3', और जो डिसकंटिन्यूस स्ट्रैंड होता है वो होता है 3' से 5'। उस पर बार बार प्राइमर बनता है, बार बार नया स्ट्रैंड बनता है, ठीक है। यहाँ पर स्टेटमेंट है द डीएनए पॉलीमरेज ऑन देयर ओन कैन नॉट इनिशिएट, मैंने बताया उसको प्राइमर चाहिए, ठीक है। उसमें एक ओरिजिन ORI होती है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट होती है, ठीक है। अब चलते हैं, यहाँ पर एक डायग्राम जो हुआ रेप्लिकेशन फॉर्क का, इन्होंने दिखाया है जो 5' से 3' पर कंटिन्यूस काम कर रहा है ये, और यहाँ पर जो 3' से 5' है, 5' से 3' पर ये कंटिन्यूस काम कर रहा है, और ये जो 3' से 5' है उस पर डिसकंटिन्यूस काम चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर बार बार प्राइमर बन रहा है, इसलिए ये डिसकंटिन्यूस स्ट्रैंड है और ये है कंटिन्यूस स्ट्रैंड। कई बार ये डायग्राम में एनसीईआरटी में कई बार पूछ लिया उन्होंने एनसीईआरटी से। अगली इंपॉर्टेंट लाइन क्या है भाई, यहाँ द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए एंड सेल डिवीजन साइकिल शुड बी हायर कोऑर्डिनेट, ये हाईली कोऑर्डिनेट होती है। ए फेलियर इन सेल डिवीजन आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन रिजल्ट इन पॉलीप्लॉइडी क्रोमोसोमल एबनॉर्मली, मतलब पॉलीप्लॉइडी हो जाती है अगर किसी तरीके से डीएनए रेप्लिकेशन में कोई दिक्कत आई तो क्या फेलियर हो जाएगा, उसमें क्रोमोसोम सेपरेट नहीं होंगे तो पॉलीप्लॉइडी हो जाएगी, मतलब एक के साथ दो चले गए, दो के साथ आधा चला गया या फिर एक ही गया खाली, ये सब चीज़ें, ठीक है। The process of copying genetic information from one strand of DNA into RNA is termed and transcription. ट्रांसक्रिप्शन पर आ गए हम, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एक्सेप्ट द एडेनोसाइन कॉम्प्लीमेंट नाउ फॉर्म्स अ बेस पेयर विद यूरेसिल इंस्टेड ऑफ थाइमीन। यहाँ पर जब mRNA बनता है तो जो एडेनोसिन की जगह थाइमीन आता है उसकी प्लेस पे यूरेसिल आता है, बस ये याद रखने वाली बात है, ठीक है, क्योंकि mRNA बन रहा है ना यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि अगर ये बता रहे हैं कि वाई बोथ द स्ट्रैंड्स आर नॉट कॉपीड ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन, मतलब एक टाइम पर दो स्ट्रैंड हम क्यों नहीं बना सकते, नॉट कॉपीड क्यों नहीं कॉपी कर सकते, ठीक है। तो इसकी रीज़न जो उन्होंने दिए, पहले रीज़न क्या है, बोथ स्ट्रैंड एक्ट एज अ टेम्पलेट, अगर दोनों ही स्ट्रैंड
टेम्पलेट की तरह वर्क करेंगे तो दे वुड कोड फॉर आरएनए, तो आरएनए के लिए कोड करेंगे। मॉलिक्यूल विद डिफरेंट सीक्वेंस, रिमेंबर कॉम्प्लीमेंट्रिटी डज नॉट मीन आइडेंटिकल, and in turn if they code for protein the sequence of amino acid in the protein would be different। जब दोनों अलग अलग कोड करेंगे तो दोनों अपनी अलग अलग प्रोटीन बनाएंगे, और दोनों अलग अलग प्रोटीन बनाएंगे तो वो चीज़ हो गया जेनेटिक मटेरियल क्या हो जाएगा, कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। ठीक है, इस वजह से नहीं करते हैं। सेकेंडली क्या आएगा, टू आरएनए मॉलिक्यूल इफ प्रोड्यूस साइमल्टेनियसली वुड बी कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। अगर वो दोनों अलग बनाएंगे तो वो आपस में ही कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगे और वो दोनों आपस में ही जुड़ जाएंगे और डबल स्टैंड बना लेंगे। डबल स्टैंड क्या बना लेंगे, आरएनए बना लेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, फर्टाइल हो जाएगा, यूजलेस हो जाएगा। अगले हम चलते हैं आगे, हम देखते हैं ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज आल्सो, कह रहा है कि आल्सो कैटलाइज द पॉलीमरेशन इन ओनली वन डायरेक्शन। ये भी जो होता है एक ही डायरेक्शन काम करता है, दैट इज 5' से 3'। द स्टैंड दैट हैज़ द पोलैरिटी 3' to 5'। जो स्टैंड होता है उसकी पोलैरिटी 3' to 5', और ये जो काम करता है 5' से 3'। ठीक है, और हम चलते हैं यहाँ पर जो डायग्राम ये हुआ है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रमोटर और टर्मिनेटर कहाँ पर प्लेस होते हैं, प्रमोटर अपस्ट्रीम उस पर 5' पर, और ये टर्मिनेटर डाउनस्ट्रीम 3' पर। ये हम जो बताते हैं 5' से 3', ये हम बताते हैं कोडिंग स्ट्रैंड के बेसिस पर। तो यहाँ पर एनसीईआरटी मेंशन करती है, यहाँ पर ये देखो लिखा है कि ये 5' पर जो अपस्ट्रीम पर प्रमोटर है, द रेफरेंस क्या होता है, इज मेड विद रेस्पेक्ट टू द पोलैरिटी ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड। कोडिंग स्ट्रैंड के रेफरेंस बताते हैं हम ये। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि ये स्टेटमेंट बहुत प्यारी है। द प्रेजेंस ऑफ प्रमोटर इन द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट दैट आल्सो डिफाइन द टेम्पलेट एंड कोडिंग स्ट्रैंड। ठीक है, बाय स्विचिंग इट्स पोजिशन विद टर्मिनेटर द डेफिनेशन ऑफ कोडिंग एंड टेम्पलेट स्ट्रैंड वुड बी रिवर्स। अगर हम इसकी पोजिशन स्विच कर देंगे तो क्या हो जाएगी, पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और अगली लाइन क्या इंपॉर्टेंट है, द कोडिंग ऑफ स्ट्रैंड इट यूजुअली डिफाइन द एंड ऑफ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। जो कोडिंग स्ट्रैंड है वही डिफाइन करता है कि प्रोसेस कब खत्म होगी, कौन से पोलैरिटी पर खत्म होगी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में। ये पॉइंट जो दिया हुआ है, थाउट देयर इज नो एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी का मतलब होता है कन्फ्यूजन, मतलब कोई कन्फ्यूजन नहीं है। दैट द जीन्स आर लोकेटेड ऑन द डीएनए, हमें कोई कन्फ्यूजन नहीं कि जो जीन्स हैं वो लोकेटेड होती हैं डीएनए पर। ठीक है, आगे चलते हैं डीएनए सीक्वेंस कोडिंग फॉर टीआरएनए और आरआरएनए। अब आगे चलते हैं हम यहाँ पर देखते हैं कि एनसीईआरटी कहती है कि हाउएवर बाय डिफाइनिंग सिस्ट्रोन एज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए कोडिंग फॉर अ पॉलीपेप्टाइड, द स्ट्रक्चरल जीन इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कुड बी सेड मोनोसिस्ट्रोनिक। जो यूकैरियोटिक सेल होती हैं उनमें हम उसे बोलते हैं मोनोसिस्ट्रोनिक। ठीक है, मोस्टली इन यूकैरियोटिक। और जो प्रोकैरियोटिक होती है उसमें बोलते हैं पॉलीसिस्ट्रोनिक। अब आगे चलते हैं, एनसीईआरटी कहती है एक्सोन्स आर सेड टू बी दो सीक्वेंस दैट अपीयर इन मैच्योर और प्रोसीड आरएनए। जो एक्सोन्स होते हैं वो हमें प्रोसीड होते हैं आरएनए में। जो मैच्योर आरएनए होता है उसमें एक्सोन नजर आते हैं। इंट्रॉन्स को क्या रहता है, रिमूव कर दिया जाता है, क्योंकि इंट्रॉन्स जो हैं इंटरवाइनिंग सीक्वेंस है, डू नॉट अपीयर इन मैच्योर एंड प्रोसीड आरएनए। अच्छा, यहाँ पर एनसीईआरटी एक कहती है कि हैंस समटाइम्स द रेगुलेटरी सीक्वेंस आर लूजली डिफाइंड एज रेगुलेटरी जीन इवन दो दीज सीक्वेंस डू नॉट कोड फॉर एनी आरएनए और प्रोटीन। ये जो कोड करते हैं वो किसी के लिए नहीं करते हैं। इंट्रॉन जो होते हैं ये जो आरएनए की पुरानी जो द स्प्लिट जीन एलिमेंट है, फर्दर कॉम्प्लिकेशन द डेफिनेशन ऑफ द जीन इन टर्म ऑफ डीएनए सेगमेंट। अब आगे चलते हैं, कहता है एमआरएनए, ये लाइन है, एमआरएनए प्रोवाइड अ टेम्पलेट, टीआरएनए ब्रिंग अमीनो एसिड एंड रीड द जेनेटिक कोड एंड आरआरएनए प्ले अ स्ट्रक्चरल एंड कैटालिटिक रोल ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। इंपॉर्टेंट लाइन है क्या है कि द एमआरएनए प्रोवाइड अ टेम्पलेट, एमआरएनए प्रोवाइड करता है टेम्पलेट, और टीआरएनए क्या करता है, ब्रिंग अमीनो एसिड को लेकर आता है और रीड करता है जेनेटिक कोड को, और आरएनए क्या करता है, प्ले अ स्ट्रक्चरल एंड कैटालिटिक रोल ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। ठीक है, अब आगे चलते हैं, लाइन अगली क्या है, देयर इज अ सिंगल डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज दैट कैटलाइज ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ऑल टाइप ऑफ आरएनए इन बैक्टीरिया। ठीक है, एक ही है एमआरएनए जो सारे काम करता है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज इन प्रोकैरियोटिक सेल, और बाकी यूकैरियोटिक में अलग अलग होते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे आगे। अच्छा, ये जो दिया हुआ है पहला सबसे इंपॉर्टेंट, ये देखो आप, ये जो दिया हुआ है ये वाला,
ये दिया हुआ है प्रोसेस जो दी हुई है, डायग्राम पहले दिया हुआ है, ये आपका बैक्टीरिया का, किसका है ये, प्रोकैरियोटिक का। ठीक है, सेम सीक्वेंस है इसमें भी, रो आकार, रो आपका सिग्मा आता है आपका इनिशिएशन, और रो आपका आता है टर्मिनेशन। ठीक है, और यहाँ पर जो दिया हुआ है एनसीईआरटी में, ये दिया हुआ है यूकैरियोटिक सेल का। ठीक है, वो बैक्टीरिया था प्रोकैरियोटिक का, ये है यूकैरियोटिक सेल का। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट लाइनें हैं जो हम देखते हैं। ये लिखा है द ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांजिशन कैन बी कपल्ड इन बैक्टीरिया, मतलब बैक्टीरिया में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांजिशन एक ही स्थान पर होती है, कपल्ड होती है। ठीक है, इन बैक्टीरिया द mRNA डज नॉट रिक्वायर्ड एनी प्रोसेसिंग टू बिकम एक्टिव। इंपॉर्टेंट लाइन है यार ये, इन बैक्टीरिया चूँकि द mRNA डज नॉट रिक्वायर एनी प्रोसीडिंग टू बिकम एक्टिव, मतलब mRNA को एक्टिव करने के लिए कोई प्रोसेस की जरूरत नहीं पड़ती है बैक्टीरिया में। आल्सो सिंस ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन टेक प्लेस इन द सेम कंपार्टमेंट, मतलब ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन एक ही कंपार्टमेंट में होता है। देयर इज नो सेपरेशन ऑफ सिस्टोल एंड न्यूक्लियस, कोई सेपरेशन नहीं होता है बैक्टीरिया का। ठीक है, मैनी टाइम द ट्रांसलेशन कैन बिगिन मच बिफोर द mRNA इज फुल्ली ट्रांसक्राइब्ड। ये तीनों लाइनें इंपॉर्टेंट है, इन्हें बस ध्यान रखना। ठीक है, आगे चलते हैं। 3 टाइप के RNA होते हैं, पढ़ लेंगे आगे, यहाँ ही पढ़ लेंगे, यहाँ भी देख लो आप। RNA पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। फर्स्ट में rRNA, hnRNA, tRNA। rRNA में कौन कौन आता है वो हमें आपको दिखाते हैं यहाँ पर। rRNA में आता है ये वाला 20S, 18S, 5.8S, और थर्ड फॉर ट्रांसक्रिप्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है tRNA, उसमें आता है 5S RNA, SNRNA, जो स्मॉल न्यूक्लियर RNA बोलते हैं इसको। ठीक है, जो एंजाइम की तरह वर्क करता है। ठीक है, यहाँ पर ये समरी में दिया हुआ है ये वाला पॉइंट। और RNA पॉलीमरेज सेकेंड जो है वो क्या करता है, प्रिकर्सर ऑफ mRNA, जो बनाता है hnRNA, जो कि क्या करता है बाद में mRNA बनाता है भाई, स्लाइसिंग करके बनाता है। ठीक है, वो भी हम पढ़ेंगे। स्लाइसिंग ये है, देखो इंट्रॉन्स रिमूव होते हैं इसमें, 5 डैश पर कैपिंग होती है और 3 डैश पर टेलिंग होती है। टेलिंग में एडिनाइलेट रेजिड्यू 200 से 300 ऐड करते हैं हम 3 डैश पर, और कैपिंग में अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज एडेड टू 5 डैश एंड ऑफ hnRNA। ठीक है, स्प्लिट जीन अरेंजमेंट जो दिखाते हैं हमें mRNA का, वो क्या है, एंशिएंट फीचर ऑफ जीनोम। ये एंशिएंट फीचर ऑफ जीनोम है द प्रेजेंस ऑफ इंट्रोन, जिसे हम रिमूव करते हैं स्लाइसिंग में, इज रेमिनिसेंट ऑफ एंटीक्विटी। क्या है ये, रेमिनिसेंस ऑफ एंटीक्विटी, एंड द प्रोसेस ऑफ स्लाइसिंग रिप्रेजेंट द डोमिनेंस ऑफ RNA वर्ड। मतलब ये दिखाता है कि कभी ना कभी लाइफ में पीछे बैक साइड में RNA जो है वो डोमिनेंट होगा, मतलब डोमिनेंट मतलब जेनेटिक मटेरियल होगा। ठीक है, अब ये जेनेटिक कोड की जो डिस्कवरी हुई थी उसकी सीक्वेंस है। सबसे पहले जो साइंटिस्ट इस पे थे वो थे जॉर्ज कैमो, सबसे पहले, जो कि फिजिसिस्ट थे। इन्होंने आर्ग्यू किया था कि देयर आर ओनली 4 बेसिस एंड इफ दे हैव टू कोड फॉर 20 अमीनो एसिड्स। ठीक है, और इन्होंने बताया था कि 4 करके 64 कोड बनेंगे टोटल, और एक अमीनो एसिड 3 न्यूक्लियोटाइड के लिए कोड करेगा। ठीक है, प्रोवाइडिंग प्रूफ, इसका जो प्रूफ वो दिया था बहुत ही मुश्किल था इसको प्रूव कर पाना। तो ये जो मेथड डेवलप किया था प्रूव करने के लिए, केमिकल मेथड डेवलप बाई हरगोबिंद खुराना। ठीक, कौन थे वो, हरगोबिंद खुराना। सबसे चैलेंजिंग पार्ट क्या था इसका, मोस्ट चैलेंजिंग, द प्रपोजिशन ऑफ डिसिफरिंग ऑफ द जेनेटिक कोड वॉज मोस्ट चैलेंजिंग, मतलब इसको डिसिफरिंग करना, इसको जांचना सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग यही था। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे ये बताते हैं भाई कि RNA मॉलिक्यूल्स डेवलप किया गया, खुराना ने होमोपॉलीमर को पॉलीमर डेवलप किया, और जो मार्शल नेरलबर्ग जो थे, इन्होंने सेल्फरी सिस्टम डेवलप किया फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, फाइनली हेल्प टू द कोड ऑफ डिसिफर्ड। यही जो प्रोसेस थी जिससे हमें हेल्प मिली डिसिफरिंग में। ठीक है, और एंजाइम जो था जो यूज़ किया था, जो सेवरोकोरा थे, उन्होंने एंजाइम डेवलप किया था पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज एंजाइम, जो कि हेल्प करता है DNA की, वो RNA की पॉलीमराइजिंग में। ठीक है, और एंजाइम सिंथेसिस कहाँ होता है, RNA सिंथेसिस होता है। ठीक है, अब ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कोड के, कि कोड के बारे में कुछ उसके साइलेंट फीचर्स हैं। सब याद नहीं करना है, मतलब सभी याद करना है फिलहाल, तो बस ध्यान रखना है, याद तो सबको होंगे ही, कोई बड़ी बात नहीं है। ये सिंपल है कि ट्रिपलेट होते हैं, 61 कोड होते हैं, और 3 जो होते हैं वो नॉट कोड फॉर एनी अमीनो एसिड। बताओ कौन कौन से हैं, ये हैं UA, UAG और UGA। इनिशिएशन कोड होता है AUG,
जो ऑल्सो कोड फॉर मिथियोनिन के लिए भी कोड करता है। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट लाइन है, सम एक्स जी लिखा है द कोड इज यूनिवर्सली नियरली यूनिवर्सल, मतलब नियरली यूनिवर्सल है कोड, बट जैसे बैक्टीरिया, ह्यूमन, इन सब में जो यू है वो सब फिनाइलिन शो करेगा, लेकिन कुछ इसके एक्सेप्शन भी हैं, बाद में हमें देखने को मिले। वो क्या है कि माइटोकॉन्ड्रियल कोडॉन्स और इन सम प्रोटोजोन कोडॉन्स, इन दोनों कोडॉन्स हैं जो कि मैच नहीं करते हैं यूनिवर्सली, थोड़े से एक्सेप्शन यही है बस, ठीक है। और ये कॉन्टिन्यूस फैशन में है, इसमें कोई कॉमा नहीं लगेगा बीच में कोडॉन में, ठीक है। और ये डिजनरेट हो जाते हैं, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं मल्टी म्यूटेशन एंड जेनेटिक कोड। इसमें क्या लाइन इंपॉर्टेंट है, ये लाइन इंपॉर्टेंट लगती है मुझे, द इफेक्ट ऑफ पॉइंट म्यूटेशन विल बी एक्सप्लेन्ड हियर। जो पॉइंट म्यूटेशन होती है उसका इफेक्ट यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया, ये स्टेटमेंट बनती है बहुत ही शानदार। A classical example of point mutation is a change of single base pair in the gene for beta globin chain that result in the change of amino acid residue glutamic to valine। ये सिकल एनीमिया है, सिकल सेल एनीमिया है, ये बहुत ही शानदार एग्जांपल है पॉइंट म्यूटेशन का। मतलब इसमें एक न्यूक्लियोटाइड चेंज होता है तो पूरा का पूरा अमीनो एसिड चेंज होता है, क्या बन जाता है, ग्लूटामिक से वैलिन, जो कि डिसीज को एक्वायर करता है, ठीक है। ये सब कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। अगली लाइन जो लास्ट लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है, द कंक्लूजन फ्रॉम द अबव एक्सरसाइज इज वेरी ऑब्वियस। मतलब इससे हमें कंक्लूजन करना है, वो हमें याद रखना है, क्या है, इंसर्शनल और डिलीशन वन ऑफ और टू बेसिस चेंजेस द रीडिंग फ्रेम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द इंसर्शन और डिलीशन। मतलब इंसर्ट करने पर या कुछ डिलीट करने पर जो रीडिंग फैशन होता है वो चेंज हो सकता है, लेकिन अगर हम 3 इंसर्ट करेंगे या 3 डिलीट करेंगे तो रीडिंग फैशन चेंज नहीं होगा, क्योंकि एक अमीनो एसिड 3 न्यूक्लियोटाइड से कोड करता है, ठीक है। ये 2 तरीके हैं, फ्रेम शिफ्ट, इंसर्शन या डिलीशन, इन 2 की वजह से म्यूटेशन आती है, ठीक है। और यहाँ पर लिख भी दिया इन्होंने कि हैंस वन और मल्टीपल अमीनो एसिड एंड रीडिंग फ्रेम रिमेन्स अनअल्टर्ड फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स। मतलब अगर हम 3 करेंगे, 3 इंसर्ट करेंगे तो जो रीडिंग फैशन होगा वो रिमेन्स अनअल्टर्ड, मतलब चेंज नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ पर ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन ये है कि इट वॉज क्लियर टू फ्रांसिस क्रिक दैट देयर हैज टू बी मैकेनिज्म टू रीड द कोड एंड आल्सो टू लिंक इट टू अमीनो एसिड बिकॉज अमीनो एसिड हैव नॉट स्ट्रक्चरल स्पेशलिटीज टू रीड द कोड यूनिकली, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, अमीनो एसिड के पास कोई ऐसी खास चीज़ नहीं होती जिससे वो कोड रीड कर सके, तो इसलिए क्रिक का मानना था कि कुछ ऐसा है आरएनए, मतलब कोई ऐसा आरएनए ही होगा जो कोड को रीड करे, तब डेवलप हम लोगों ने निकाला टीआरएनए को, कि कोड रीड करता था। टीआरएनए क्या है, एंटी कोडॉन लूप है, ठीक है। अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड होता है इसके पास, ये वाला, यहाँ से ये अमीनो एसिड लेकर आता है। टीआरएनए स्पेसिफिक फॉर ईच अमीनो एसिड, मतलब हर अमीनो एसिड के लिए एक स्पेसिफिक टीआरएनए होगा। ये इंपॉर्टेंट बात समझने की है। आगे हम पढ़ते हैं कि देयर इज नो टीआरएनए फॉर स्टॉप कोडॉन। स्टॉप कोडॉन के लिए कोई टीआरएनए नहीं। द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए हैज बीन डिपिक्टेड दैट लुक लाइक अ क्लोवर लीफ। ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है वो लुक लाइक अ क्लोवर लीफ, और इन एक्चुअल स्ट्रक्चर टीआरएनए इज कंपैक्ट मॉलिक्यूल व्हिच लुक लाइक इन्वर्टेड एल शेप्ड। इन्वर्टेड एल शेप जैसा होता है, जिसमें वो इनएक्टिव होता है, लेकिन जब वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आता है, अपने क्लोवर लीफ की शेप में आता है, तब वो एक्टिव रहता है, ठीक है। आगे हम देखते हैं द अमीनो एसिड। द अमीनो एसिड्स आर ज्वाइंड बाई अ बॉन्ड विच इज नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, याद रखना, काफ़ी लोगों को याद होगी। Therefore, the first phase itself, amino acids are activated in the presence of ATP are linked to their conjugate। मतलब जो पहला स्टेप होता है, इनिशिएशन होता है स्टेप, उसमें हमें ATP का यूज़ करना पड़ती है, जिसे हम बोलते हैं चार्जिंग ऑफ टीआरएनए या अमीनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए। मतलब टीआरएनए पर हमें अमीनो एसिड जोड़ना है, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है, इस वजह से हमें ATP की ज़रूरत पड़ती है। अगली स्टेटमेंट है, द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट वुड इनहेंस द रेट ऑफ peptide bond formation। The presence of catalyst would enhance the rate of peptide bond formation। अगर कैटलिस्ट की प्रेजेंस होगी तो पेप्टाइड बॉन्ड जल्दी बनेगा। ये स्टेटमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट लगती है मेरे हिसाब से मुझे। द राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ अ स्ट्रक्चरल आरएनए एंड अबाउट 80 डिफरेंट प्रोटीन्स इन इट्स इनएक्टिव स्टेट। मतलब 80 डिफरेंट टाइप की प्रोटीन होती है जो कि इनएक्टिव स्टेट में होती हैं। इट एग्जिट एज 2 सब यूनिट, जो कि 2 सब यूनिट में एग्जिट करती हैं, ठीक है। अब क्या लाइन है हमारे पास, द राइबोसोम आल्सो एक्ट एज अ कैटलिस्ट। राइबोसोम्स
जो कैटलेट की तरह बिहेव करते हैं, टीआरएनए हो गया। कौन कौन से हैं? 23S RNA इन बैक्टीरिया में होता है। इन इज द एंजाइम जिसे हम बोलते हैं राइबोजाइम, ये कैटलेट की तरह बिहेव करता है और ये एंजाइम है और ये हेल्प करता है पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में। ठीक है। अच्छा, यूटीआर से क्वेश्चन आया था। यूटीआर अनट्रांसलेटेड रीजन, यूटीआर द यूटीआर आर प्रेजेंट एट बोथ एंड, दोनों एंड पर प्रेजेंट होता है 5 टेस्ट 3 टेस्ट होने पर, और दे आर रिक्वायर्ड फॉर इफिशियंट ट्रांसलेशन। ये लाइन पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट लाइन है, दे आर रिक्वायर्ड फॉर इफिशियंट ट्रांसलेशन। ठीक है। ड्यूरिंग दिस स्टेज कॉम्प्लेक्सेस composed ऑफ एन अमीनो एसिड आर लिंक टू टीआरएनए। यहाँ पर आ जाओ, अगली लाइन हमारे पास क्या है? अगली लाइन ये है कि द राइबोसोम्स मूव फ्रॉम कोड टू कोड अमंग द एमआरएनए, अमीनो एसिड आर एडेड टू वन बाई वन, ट्रांसलेशन इनटू पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस डिक्टेटेड बाय डीएनए एंड रिप्रेजेंटिंग बाय एमआरएनए। एट द एंड रिलीज ऑफ फैक्टर आता है जो कि स्टॉप करता है प्रोसेस को, और एक पॉलीपेप्टाइड की चेन बन जाती है हमारे पास, जो कि आगे कन्वर्ट होती है राइबोसोम्स के द्वारा प्रोटीन में। ठीक है। अब हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट है? अब ये इंपॉर्टेंट हमारे पास, बहुत ध्यान देना इसको। If an enzyme called beta-galactosidase is synthesized by E. coli, it is used to catalyze the hydrolysis of a disaccharide, जैसे लैक्टोज इंटू लैक्टोज एंड ग्लूकोज। मतलब हमारे पास जो एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम होगी तो वो हाइड्रोलाइज कर देगी प्रोसेस को, किसमें? डाइसेक्राइड जो होता है लैक्टोज, उसको तोड़ देगी ग्लैक्टोज में और ग्लूकोज में, और जिससे बैक्टीरिया उसको यूज़ कर लेता है। हैंस इफ द बैक्टीरिया डू नॉट हैव लैक्टोज अराउंड देम टू यूटिलाइज द एनर्जी सोर्सेज, दे वुड नो लॉन्गर रिक्वायर सिंथेसिस ऑफ एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। अब आगे चलते हैं। प्रोकैरियोटिक में इंपॉर्टेंट लाइन क्या दी है इन्होंने? इन प्रोकैरियोटिक कंट्रोल ऑफ द रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शनल इनिशिएशन इज द प्रीडोमिनेंट साइट ऑफ फॉर कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन। जो ट्रांसक्रिप्शनल साइट होती है प्रोकैरियोटिक में, वहीं पर हम उसको जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, इन प्रोकैरियोटिक में। ठीक है। अब चलते हैं। द एसेसिबिलिटी ऑफ प्रोमोटर रीजन ऑफ प्रोकैरियोटिक डीएनए इज मैनी केसेस रेगुलेटेड बाय द इंटरेक्शन ऑफ प्रोटीन विद सीक्वेंस टर्म्ड एज ऑपरेटर। ठीक है। प्रोकैरियोटिक में हम ऑपरेटर बनाते हैं, उससे भी हम जीन रेगुलेट करते हैं। यहाँ पर इसमें जो दिया गया है वो दिया गया है लैक ओपेरॉन। बहुत सारे बन चुके हैं, ट्राइप ओपेरॉन, एरा ओपेरॉन, हिस ओपेरॉन, वेल ओपेरॉन, पर एनसीईआरटी में सिर्फ मेनली इसका डिस्कस करना है लैक ओपेरॉन का, जो कि लैक्टोज से चलता है, और ये जनरेट किया गया था प्रोकैरियोटिक में ई कोलाई में। जो साइंटिस्ट थे फ्रांसिस जैकोब एंड अ बायोकेमिस्ट ए जैक्यू मोनार्ड। फ्रांसिस जैकोब वो थे, वो जेनेटिस्ट थे, और जो बायोकेमिस्ट थे वो कौन थे? जैक्यू मोनार्ड। अगला यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, जेड जीन कोड फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज विच इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइड्रोलाइसिस। अभी पढ़ा आपने हाइड्रोलाइसिस के लिए, मतलब डाइसेक्टर को तोड़ देता है लैक्टोज में और गैलेक्टोज में और ग्लूकोज में, लैक्टोज को तोड़ देता है गैलेक्टोज में और ग्लूकोज में। और जो वाई जीन होती है वो कोड फॉर परमिएज, जो कि इंक्रीज करती है परमिबिलिटी ऑफ द सेल टू बीटा गैलेक्टोसाइडेज, जिससे वो अंदर जा सके। और द ए जीन है वो कोड फॉर ट्रांस एसिटाइलेज। ठीक है, और उसको ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, ए जीन हेल्प करता है ट्रांसफ़र में। तो ये सारे जीन जो हैं इनका कोऑर्डिनेट में काम चलता है इनका। यहाँ पर ये इनका वो दिखाया है किस तरीके से हम इसे रेगुलेट कर सकते हैं। अगर हमारे पास लैक्टोज नहीं होगा तो रिप्रेसर बाइंड कर जाएगा जाके ऑपरेटर से, और ये आगे नो ट्रांसक्रिप्शन, आगे ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। लेकिन अगर हमारे पास लैक्टोज है, इंड्यूसर बोलते हैं लैक्टोज को, तो इंड्यूसर बाइंड करेगा रिप्रेसर से, रिप्रेसर ऊपर नहीं जाएगा और यहाँ पर ये ऑपरेटर से बाइंड नहीं करेगा। इस वजह से ये जीन खुल जाएगी, ओपन रहेगी, और यहाँ पर ये आगे जाके क्या करेगी? ट्रांसक्रिप्शन करेगी, और क्या बनाएगी? जेड जीन बीटा गैलेक्टोसाइडेज, वाई जीन परमिएज और ए जीन ट्रांस एसिटाइलेज इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर और इन द अब्सेंस ऑफ इंड्यूसर। दोनों डायग्राम ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट डायग्राम हो। ठीक है। रिमेंबर, यहाँ पर लिखा है रिमेंबर ए वेरी लो लेवल ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ लैक्टोज, सॉरी, a very low level of expression of lac operon has to be present in the cell all the time, otherwise lactose cannot enter the cell। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और प्यारी लाइन है। लिखा है उन्होंने कि लैक्टोज का स्मॉल अमाउंट हमेशा मौजूद रहता है, अगर वो नहीं होगा तो लैक्टोज कभी इंसर्ट ही नहीं कर पाएगा सेल के अंदर, कभी आ ही नहीं पाएगा। यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर एक और रिमेंबर आ गया, द ग्लूकोज और गैलेक्टोज कैन नॉट एक्ट एज इंड्यूसर फॉर लैक ओपेरॉन। मतलब ग्लूकोज और गैलेक्टोज अगर ले लोगे तुम, ग्लूकोज और गैलेक्टोज ले लोगे तो वो इंड्यूसर की तरह काम नहीं करेंगे। ओनली लैक्टोज ही है जो कि
इंड्यूसर की तरह काम करेगा। ठीक है, समझ में आ चुका है, पढ़ लिया हमने। चलते हैं आगे जल्दी। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, इसको बहुत ही कंसाइज समझना है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है इसमें, बस कुछ इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, जल्दी देखते हैं उन्हें। ए वेरी ambiguous project of sequencing human genome was launched in the year of 1990। ईयर याद रखना है, ठीक है। ये जो प्रोजेक्ट था मेगा प्रोजेक्ट था, बहुत सारी कंट्री ने इसमें अपना हाथ डाला था, सपोर्ट किया था। अप्रॉक्सीमेटली जो ह्यूमन जीनोम है वो 310.9 बेस पे रहे प्रोजेक्ट कंटेंट, जो कि हमने इस पर $US खर्च किए थे, $3 पर बेस पेयर। तो द एस्टिमेट कॉस्ट जो उसकी आई थी वो $9 बिलियन। भाई साहब, $9 बिलियन। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। इसे हम अगर स्टोर करेंगे, कंटेन 1000 लेटर्स एंड ईच बुक कंटेन 100 पेजेस। मतलब एक पेज पे अगर 1000 लेटर हैं और 1000 पेज की कोई बुक है ऐसी, तो हमें 3300 बुक चाहिए होगी सारे डाटा को कलेक्ट करने के लिए। तो हमें बहुत ही बड़ा प्रोग्राम सेट करना पड़ा। अच्छा, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन देखो, बायो इन्फॉर्मेटिक्स। ये क्या है? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वॉज क्लोजली एसोसिएटेड विद रैपिड डेवलपमेंट ऑफ न्यू एरा ऑफ बायोलॉजी। बायो इन्फॉर्मेटिक्स मतलब कंप्यूटर एनालिसिस से ये जाके अटैच हो जाती है पूरी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की इंडस्ट्री, जिससे उन्हें डाटा स्टोर करने में हेल्प करे। कुछ इसके साइलेंट फीचर इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या है? अप्रॉक्सीमेटली कितनी जीन है? 20,000 से 25,000 जीन है। उसमें से क्या है? 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर डेट मेकअप ह्यूमन DNA। ठीक है, हम इन्हें इसे स्टोर कर लेंगे डेटाबेस के अंदर। कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स हैं इसके। ये क्या? ट्रांसफ़र रिलेटेड टेक्नोलॉजी टू अदर सेक्टर सच एज इंडस्ट्रीज़। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि एड्रेस द एथिकल लीगल एंड सोशल इशू ELSI डेट मैनी राइज फ्रॉम प्रोजेक्ट। मतलब इस प्रोजेक्ट की वजह से काफ़ी इशू डेवलप हो रहे थे, इसको सॉल्व करने के लिए इन लोगों ने हेल्प की काफ़ी। तो ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था वो 13 ईयर का 13 साल तक चला था ये। और बहुत सारी कंट्री जो थी इसमें इन्वॉल्व थी। कौन कौन सी थी इसमें इन्वॉल्व थी? मेजर पार्टनर थे इसके जापान, UK तो था ही, जापान, फ्रांस, जर्मनी ये थी, चाइना और बहुत सी कंट्री थी। प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ था 2003 में। याद रही डेट, कंप्लीशन की डेट 2003। ठीक है, द न्यू वे ऑफ डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड समडे प्रिवेंट द थाउजेंड्स ऑफ डिसऑर्डर that affect human being beside providing clue the understanding of human biology, learning about non-human organism। ठीक है, अब यहाँ पर एक लाइन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। मैनी नॉन ह्यूमन मॉडल ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, ईस्ट और सिनोर हैबिटेलिस एलिगेंस, ए फ्री लिविंग नॉन पैथोजेनिक नेमाटोडा, डॉर्सोफिला, प्लांट राइज हैव आल्सो भी सीक्वेंस। इनको भी सीक्वेंस किया गया था। सबसे पहला जो वो बैक्टीरिया था कौन सा था? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, जो सीक्वेंस किया गया था। और ईस्ट जो था क्या था? यूकैरियोटिक था। सिनोर हैबिटेलिस एलिगेंस क्या था? नेमाटोडा था, फ्री लिविंग था जो कि। और जो राइस की वो क्रॉप थी कौन सी थी? अरेबिडोसिस। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे ETS क्या होता है? EST क्या होता है? एक्सप्रेस सीक्वेंस टेक्स्ट। ठीक है, इसको याद रखना है। ठीक है, ऑल द कोडिंग एंड नॉन कोडिंग सीक्वेंस कंटेन ऑल द कोडिंग एंड नॉन कोडिंग सीक्वेंस। इसमें सारे कोडिंग और नॉन कोडिंग सीक्वेंस होते हैं। सीक्वेंस एनोटेशन मतलब हम सीक्वेंस में हमने एनोटेशन लगाया ताकि हम उससे समझ सकें, याद रख सकें कौन सा सीक्वेंस हो चुका है, कौन सा नहीं हुआ है। अरे ये इंपॉर्टेंट काफ़ी। द कॉमनली यूज्ड होस्ट वर बैक्टीरिया एंड ईस्ट। ये कॉमनली यूज होस्ट है। एंड द वेक्टर वर कॉल्ड बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स। एंड यक को क्या बोलते हैं? ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स। और ये बैक को बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स ये यूज़ करे गए थे। अच्छा, द फ्रेगमेंट वर सीक्वेंस यूजिंग ऑटोनोमेटेड DNA सीक्वेंस दैट वर्कड ऑन द प्रिंसिपल मेथड ऑफ डेवलप्ड बाई फ्रेडरिक सेंगर। फ्रेडरिक सेंगर ने ये मेथड डेवलप किया था फ्रेगमेंटेशन वाला। और याद रखने वाली बात क्या है? ये रिमेंबर दैट सेंगर इज आल्सो क्रेडिट फॉर डेवलपिंग मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ अमीनो एसिड सीक्वेंस इन प्रोटीन। मतलब प्रोटीन में अमीनो एसिड की सीक्वेंस डिटरमाइन करने का जो क्रेडिट है वो भी इनको जाता है फ्रेडरिक सेंगर। अभी तक क्वेश्चन आया नहीं इन पर आने के चांस रहते हैं फ्रेडरिक सेंगर पर। यहाँ पर क्या कहना है कि द एलिगेंट ऑफ दिस सीक्वेंस वॉज ह्यूमनली नॉट पॉसिबल। यानी कि दिस रिक्वायर्ड जनरेशन ऑफ ओवरलैपिंग फ्रेगमेंट फॉर सीक्वेंसिंग। अलाइनमेंट ऑफ दिस सीक्वेंस वर ह्यूमनली नॉट पॉसिबल। मतलब ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, हमें डेटाबेस चाहिए हुआ इन्हें सीक्वेंस करने के लिए। तो एक कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम डेवलप किया गया, वही तो साथ में हुआ था उसके बायो इन्फॉर्मेटिक्स के साथ में। ठीक है,
द सीक्वेंस ऑफ क्रोमोसोम फर्स्ट वॉज कम्प्लीटली ओनली इन मई 2026। मतलब जो क्रोमोसोम फर्स्ट था जो आखिर में रह गया था उसका जो सीक्वेंस कंप्लीट हुआ था वो 2006 में हुआ था। ठीक है, तो मतलब ह्यूमन के सारे जो जेनेटिक सारे जीन थे वो सब सीक्वेंस कर दिए इन्होंने। अगली इंपॉर्टेंट लाइन क्या आई है, जेनेटिक एंड द फिजिकल मैप्स ऑन द जीनोम, this was generated using information and polymorphism of restriction into nucleus recognition site and some repetitive DNA sequence known as microsatellite. Microsatellite. One of the application of polymorphism in repetitive DNA sequence shall be explained in the next section of DNA fingerprinting. इसमें हम पढ़ेंगे माइक्रोसैटेलाइट के बारे में। ये कुछ सैलिड फीचर हैं जिनसे काफ़ी क्वेश्चन बनता है। एक बात देख लेते हैं। जो ह्यूमन जीन जो थे वो कंटेन करते हैं कितने 3164.7 मिलियन बेस पेयर। सिंपल जल्दी जल्दी चलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो एवरेज जीन थी वो 3000 थी, लेकिन जो साइज़ थे वो ग्रेटली वेरी कर रहे थे। विद द लार्जेस्ट नोन ह्यूमन जीन कौन सी थी, डायस्ट्रोफिन 2.4 मिलियन बेसिस। और जो टोटल नंबर ऑफ एस्टिमेट जीन थे 30,000 टोटल नंबर ऑफ एस्टिमेट जीन। और ऑलमोस्ट ऑल 99.9% सेम जीन थे। ठीक है, एग्जैक्टली सेम इन ऑल पीपल, सब में सेम है। द फंक्शन आर अननोन फॉर ओवर 50% ऑफ द डिस्कवर्ड जीन। 50% से ओवर जीन का हमारा फंक्शन जो था वो डिस्कवर्ड नहीं था। लेस देन 2% कोड फॉर प्रोटीन, समटाइम्स 100 to 1000 टाइम दे आर थॉट टू नो डायरेक्ट कोडिंग फंक्शन बट दिस सेट लाइट ऑन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर डायनामिक एंड एवोल्यूशन। क्रोमोसोम फर्स्ट जो था जो आखिर में सीक्वेंस हुआ था मई 2006 में, याद रखना इसको। उसमें सबसे ज़्यादा जीन होती हैं 2968 और सबसे कम जीन जो होती हैं वो जीन वाई में, क्रोमोसोम वाई में जो 231 जीन है। साइंटिस्ट हैज़ आइडेंटिफाइड अबाउट 1.4 मिलियन लोकेशन। 1.4 मिलियन लोकेशन, ये इंपॉर्टेंट है। कितनी लोकेशन है? 1.4 मिलियन लोकेशन। और सिंगल बेस DNA डिफरेंस SNP, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। क्या है SNP फॉर्म, क्या है? सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। अब चलते हैं आगे। यहाँ पर ये लाइन फिर रिपीट हो गई, 99% ऑफ बेस सीक्वेंस अमॉन्ग ह्यूमन इज सेम। ठीक है, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो DNA फिंगरप्रिंटिंग है वेरी क्विक प्रोसेस, क्विक वे टू कंपेयर द DNA सीक्वेंस ऑफ एनी टू इंडिविजुअल। मतलब जल्दी ही कंपेयर कर देगी। अच्छा, रिपीटेटिव DNA की डेफिनेशन दी हुई है, DNA फिंगरप्रिंटिंग involves identify difference in some specific region in DNA sequence called as repetitive DNA. Because in these sequence a small stretch of DNA is repeated many times. इसमें एक small DNA होता है वो काफ़ी बार रिपीट होता है। Satellite DNA क्या होता है? The bulky DNA form a major peak and the other small peaks as referred to as satellite DNA. Small peaks होती हैं उन्हें बोलते हैं हम satellite DNA।